हेलो स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम जो विषय पढ़ेंगे वह है शब्द विचार या मोर्फोलॉजी। पहले ये जानते हैं कि शब्द क्या है। हम सभी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, बोलकर या लिखकर। जैसे अभी मैं बोलकर आपको ये लेसन समझा रही हूँ और जो भी मैं गृह कार्य देती हूँ वो आप लिखकर पूरा करते हैं। शब्दों में कुछ लिखते हैं ना, तो हम दोनों शब्दों का प्रयोग कर अपनी अपनी बातें समझा रहे हैं एक दूसरे को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ शब्द होती हैं, जिनका हम बोलकर और लिखकर प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण यह है कि यह ध्वनियाँ सार्थक होनी बहुत आवश्यक हैं। जैसे मैंने कहा मिठाई, तो इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ थीं? म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस ई। इन ध्वनियों के मेल से एक सार्थक शब्द बना मिठाई। अगर मैं इसको दूसरी तरह से बोलूँगी ईठामी, तो यह एक सार्थक शब्द नहीं होगा, एक सार्थक ध्वनि नहीं होगी। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। और आइए अब जानें पद किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, बगीचे, रमा, टहल रही है, मैं आदि। ये सभी शब्द हैं, मगर जब इनका प्रयोग वाक्य के रूप में किया जाता है तब यही शब्द पद कहलाते हैं। जैसे रमा बगीचे में टहल रही है, इस वाक्य में रमा एक पद है, बगीचे पद है, टहलना भी एक पद है। इन शब्दों को पद क्यों कहा जाता है? आप ये भी सोच रहे होंगे ये तो शब्द हैं, इन्हें पद क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि वाक्य बनाने के लिए हमें इन्हें व्याकरण के नियमों में बांधना होता है। इनके लिंग, वचन, कारक आवश्यकता के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे टहल रही है का टहलेगी या टहली थी भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जब शब्द अकेला रहता है तब वह स्वतंत्र रहता है, पर जब वो वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे व्याकरण के नियमों से बंधना पड़ता है, तब वही शब्द पद कहलाता है। तो इस प्रकार व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार हैं। पहला व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, दूसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और पांचवा प्रयोग के आधार पर। आइए एक एक कर इन्हें जानें। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ यानी जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और ये किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे पुस्तक, नल, पानी इत्यादि। अगर हम इन्हें तोड़ते हैं तो ये निरर्थक हो जाते हैं, फिर ये शब्द नहीं रह जाते। जैसे पुस्तक, पुस अलग करें और तक अलग करें तो कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनता। पानी का हम पा और नी अलग अलग करें तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यह कहलाते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे रसोई घर, प्रयोगशाला। यहाँ पर आप देखिए रसोई एक शब्द है और घर दूसरा, और दोनों को जोड़ा तो रसोई घर शब्द बन गया। यह एक यौगिक शब्द बना। तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द यौगिक होते हैं पर किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि उनमें कोई विशेष अर्थ छिपा होता है। जैसे जलज, निशाचर, नीलकंठ इत्यादि। आप समझिए कि जैसे जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कि कमल। आप कह सकते हैं पानी में तो बहुत से जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पर हम सबको जलज नहीं कहते। किसे जलज कहते हैं? सिर्फ कमल को। और यह शब्द सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इस तरह यह एक योगरूढ़ शब्द हुआ। अब अगला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम,
जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों क्या त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् यानी उसके और सम यानी समान, जैसे सत्य, ग्राम, अश्रु इत्यादि। दूसरा है तद्भव। तद्भव यानी संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द कुछ बदलाव के साथ जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे सत्य का तद्भव सच होगा। आपने अभी देखा तत्सम शब्द में ग्राम, तो ग्राम का तद्भव क्या होगा? गांव। इसी प्रकार अश्रु आपने देखा, अश्रु का तद्भव शब्द क्या होगा? आंसू। अब तीसरा है देशज शब्द। तो जो शब्द विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे खाट, धोती, लोटा इत्यादि। चौथा है विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो विदेश से आया वो विदेशी। तो ये शब्द जो हैं वो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जैसे मोटर अंग्रेज़ी शब्द है, अंग्रेज़ी भाषा से आया है। कागज़ फारसी है और कैंची एक तुर्की शब्द है। अपनी किताब में आप इसे विस्तार से पढ़ें। पांचवा है संकर। ये शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द एक साथ मिलते हैं ना तो उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए लाठी चार्ज। इसमें लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेज़ी का। और इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर पहला भेद है पर्यायवाची या समानार्थी। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। जैसे दिवस के लिए हम और कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? वासर, वार, दिन इत्यादि का भी हम प्रयोग करते हैं। तो यह दिन, दिवस के समानार्थी शब्द हुए। दूसरा है विलोम शब्द। तो ये शब्द किसी एक दूसरे के विलोम या उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे आय, व्यय, स्वाधीन, पराधीन इत्यादि। तीसरा है एकार्थक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए होता है, जैसे मित्र, घर, भाषा। इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। मगर चौथे भेद अनेकार्थक शब्दों में हम देखेंगे कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे पत्र का अर्थ पत्ता या चिट्ठी दोनों होता है। पांचवा हम देखेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इन्हें लिखने में सूक्ष्म या छोटा सा अंतर होता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ अवधि और अवधि। अवधि एक भाषा का नाम है और अवधि समय को कहा जाता है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ किसी वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूर की सोचने वाला यानी दूरदर्शी। जब जो किसी का पक्ष न ले वह क्या होता है? निष्पक्ष। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार्य यानी व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो ये शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप बदल देते हैं। जैसे बच्चा, इस शब्द को कभी बच्चे या बच्चों ये भी लिखते हैं हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार ऊंचा शब्द वाक्य के अनुसार ऊंची या ऊंचे बन जाता है, यानी इनका रूप बदलता रहता है, कभी लिंग के अनुसार, कभी वचन के अनुसार, कभी कारक के कारण। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं आती हैं। लेकिन जो अविकारी शब्द हैं वह अपना रूप नहीं बदला करते, जैसे धीरे धीरे, जल्दी आदि। अब इनका प्रयोग करें हम, जैसे कि लड़का धीरे धीरे चल रहा है, लड़की भी धीरे धीरे चल रही है। जल्दी आओ रीता, जल्दी आओ राम, यानी लिंग बदले लेकिन शब्द नहीं बदला। अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे धीरे, जल्दी जल्दी इत्यादि। संबंध बोधक जैसे कि से पहले, के बाद इत्यादि। समुच्चय बोधक इसके अंतर्गत किंतु, परंतु,
जॉइन करने वाले शब्द आते हैं। और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मय वाले शब्द जैसे अरे, ओह, आह आदि। बच्चों, आगे के लेसन्स में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखें। शब्दों का आखिरी वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर किया जाता है और इस आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द यानी जिनका अर्थ हर कोई समझ लेता है और जो रोज़मर्रा की बोलचाल में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे रोटी, खाना, पानी, कमरा, पढ़ाई इत्यादि। पर तकनीकी शब्दों का प्रयोग विभिन्न विषयों के लिए होता है। जैसे विज्ञान में, साइंस में कहते हैं ना रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी। ऐसे ही हम कहते हैं सचिव यानी कि सेक्रेटरी, वरिष्ठ अधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिसर। तो ये सारे शब्द तकनीकी या टेक्निकल होते हैं। और इस तरह हमारा ये अध्याय शब्द विचार पूरा होता है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। विस्तार से जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक भी अवश्य पढ़ें। थैंक यू।